स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आगामी आने वाली जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है जो यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, उसका जो पहला चरण है जिसे स्क्रीनिंग परीक्षा कहा जाता है, उस स्क्रीनिंग परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण भाग शिक्षण अभिरुचि के एक सब टॉपिक से है, जिसे राधा कृष्ण आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। ये जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि पूरे स्क्रीनिंग परीक्षा में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला भाग है, सबसे ज़्यादा जिसे भार दिया गया है वो भाग है। और ये इतना महत्वपूर्ण भाग है कि 150 के जब आपके क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, उन 150 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से ही आते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने शिक्षण अभिरुचि में थोड़ा सा मेहनत कर दी तो यहाँ पर लगभग पूरे 40 में से 40 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भाग होने के साथ साथ स्कोरिंग भाग भी है। और अगर आपने इस भाग में अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो फिर जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा है, स्क्रीनिंग परीक्षा की बाधा को पार करना आपके लिए आसान हो जाता है और वो आसानी से आप उस बाधा को पार कर सकते हैं। तो इसी शिक्षण अभिरुचि के पहले जो सिलेबस है, उस सिलेबस का जो पहला पार्ट है वह है राधा कृष्ण आयोग से संबंधित। और इसी में राधा कृष्ण आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम आज चर्चा करेंगे। तो हमें जो आगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो देखना है, जिन बातों पे चर्चा करनी है, सबसे पहले तो राधा कृष्ण आयोग की जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि पर चर्चा करनी है। आयोग के गठन के उद्देश्यों पर चर्चा करनी है। आयोग के जो जांच के विषय हैं, यानी कि जब आयोग, सबसे पहले तो आयोग का गठन किस तरीके से हुआ, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें आयोग का गठन हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड को समझना है। उसके बाद हमें आयोग के गठन के उद्देश्य समझने हैं कि आयोग के गठन के कौन कौन से उद्देश्य थे, या वो कौन से उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रख करके आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद हमें आयोग के गठन के उद्देश्य के बाद आयोग के जांच के विषयों को समझना है। आयोग के जांच के विषय यानी कि जब आयोग का गठन कर लिया गया, उसके उद्देश्य निर्धारित कर लिए गए, तो फिर उसने जांच किन किन क्षेत्रों, किन किन विषयों पर की है, उन सभी का हमने यहाँ पर डिस्कशन करना है। उसके बाद आयोग के सुझाव, आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर भी हमने चर्चा करनी है कि किस क्षेत्र के बारे में सुझाव दिया है, किन सुधारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आयोग ने कहा है, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और अंत में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो अब हम इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। पृष्ठभूमि ये है कि 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था, और 1947 में भारत के आज़ाद होने के साथ ही 1947 में भारत के आज़ाद होने के साथ ही भारत में कई सारे परिवर्तन आ रहे थे। और उन्हीं परिवर्तनों के साथ साथ भारत में शैक्षिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आने शुरू हुए, क्योंकि जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में जो पूरे भारत का व्यवस्था थी, चाहे वो प्रशासन के स्तर पे रही हो, चाहे वो समाज के स्तर पे रही हो, चाहे वो संस्कृति के स्तर पे रही हो, या वो किसी भी स्तर पे रही हो, सारे स्तरों पर जो व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के अनुकूल थी। उन्होंने जो सारी व्यवस्था निर्मित की थी वो उन्होंने अपने हितों के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से निर्मित की थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारतीयों को, भारतीय राजनेताओं को, और जो उस समय भारत के बुद्धिजीवी थे, उनको ये महसूस हुआ, उनको ये नॉलेज था कि ये जो सारी ब्रिटिश प्रणालियां हैं ये स्वतंत्र भारत में काम नहीं करने वाली और ये स्वतंत्र भारत के हितों के अनुकूल नहीं है। तो जब सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा था
ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र अछूता नहीं रहने वाला था, और जब शिक्षा का क्षेत्र अछूता नहीं रहने वाला था तो फिर ऐसे में सरकार को भी ये महसूस हुआ कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और तब ऐसे में भारत सरकार को इसी समय पर भारत में उस समय पर दो संस्थाएं थी, जिसको एक कैब कहा जाता है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और दूसरा IUB कहा जाता है, जिसे अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। उन दोनों ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि भाई एक काम करिए आप, कि भारत की जो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है, उस शिक्षा के मूल्यांकन के लिए, उस शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए और उसमें सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए आप एक आयोग का गठन करिए। और तब भारत सरकार ने इन दोनों संस्थानों की जो सुझाव है, सलाह है, उसको मानते हुए 4 नवंबर 1948 को भारत में जो भारत की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है, उसके लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। और इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया 4 नवंबर 1948 को। और सबसे पहला पॉइंट तो फिर इसी में ये याद रखना है कि पहला पॉइंट जो बैकग्राउंड में हमारा पृष्ठभूमि भारत के आजाद होने के बाद जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद के सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से हो जाता है कि कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनके सुझाव पर भारत सरकार ने जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसका गठन किया। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से हो जाता है कि वो दो संस्थाएं थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे कैब कहा जाता है, जो अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद है, इसको IUBE के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के सुझाव पर भारत सरकार ने 1948 को 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। अब जब ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया तो इसके ठीक बाद, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के ठीक बाद, यहाँ पर एक और बात हुई जिसे कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जिनकी अध्यक्षता में किया गया उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया और इसीलिए इस आयोग का जो नाम कहा जाता है, जो प्रचलित नाम है, जो लोकप्रिय नाम है, वो राधाकृष्णन आयोग के नाम से है। जो इसके अध्यक्ष थे राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया।
अब इसमें हमें एक और पॉइंट समझना है कि चलो ठीक है, भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया। उसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और उन्हीं के नाम पर इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे जो एक और समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पर दो संस्थाओं का नाम लिया है, एक तो कैब का नाम लिया है और एक IUBE का नाम लिया है, जिसे अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हमें दो फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो कैब है, CABE कैब यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इस कैब का जो गठन हुआ था, इस कैब का जो निर्माण हुआ था, इस कैब का जो गठन हुआ था, इस कैब का गठन 1920 में हुआ था, लेकिन 1923 में इसे आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया और उसके बाद जो वर्तमान कैब है उसकी स्थापना 1935 में हुई। तो कैब का जो गठन हुआ था, पहली बार इसका जो गठन हो रहा है, पहला गठन आप इसे कह सकते हैं। तो जो पहला गठन हो रहा है, पहला गठन 1920 में हुआ, पहला गठन 1920 में हुआ और 1920 के बाद इसे आर्थिक कारणों से 1923 में बंद कर दिया गया। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैब का पहला गठन कब हुआ, तो कैब का पहला गठन 1920 में हुआ। और अगर क्वेश्चन ये बने कि फिर बंद कब हुआ पहली बार, तो आर्थिक कारणों से 1923 में इसे बंद कर दिया गया, 1923 में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, अब जब 1923 में इसे बंद कर दिया गया, तो इससे 1923 में इसे बंद कर दिया गया और तब दोबारा 1935 में जो वर्तमान में जो कैब है, वर्तमान कैब का गठन हुआ। तो पहला पॉइंट तो यहां से आपको याद रखना है कि कैब का गठन कब हो रहा है, उसे बंद कब किया गया और दोबारा फिर से उसका पुनः संचालन कब किया गया। तो 1920, 1923 और 1935। और एक और संस्था का नाम बताया था मैंने आपको, उस संस्था का नाम है IUBE, है ना। तो IUBE जो है, IUBE का सिर्फ आपने गठन याद रखना है। IUBE का गठन जो हुआ है, IUBE का गठन 1925 में हुआ है। तो IUBE का गठन 1925 में इसका गठन हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। बस ये पॉइंट आपको याद रखने, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सीधे सीधे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तीन क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला, कैब का गठन कब हुआ, 1920 में, बंद कब हुआ, 23 में, आर्थिक कारणों से बंद हुआ, 1935 में इसको पुनः संचालित किया गया, वर्तमान कैब का गठन किया गया। और जो IUBE है, IUBE की स्थापना 1925 में हो रही है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इसके बाद आगे जब हम चलें, तो आगे अब हमें ये समझना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है। उसका लोकप्रिय नाम राधाकृष्णन आयोग है और राधाकृष्णन आयोग इसलिए उसका नाम है क्योंकि उसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। अब दूसरी बात, जो दूसरा तथ्य यहाँ से या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राधाकृष्णन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अध्यक्ष सहित अगर कहा जाए, अध्यक्ष सहित टोटल सदस्यों की संख्या 10 थी। और अगर अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो अध्यक्ष को छोड़ करके सदस्यों की संख्या 9 थी। तो कुल सदस्यों की संख्या, अगर कुल सदस्यों की संख्या पूछे कि कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्यों की संख्या 10 है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अध्यक्ष को छोड़कर के सदस्यों की संख्या यहां पर 9 है।
ठीक है, तो जो पहले हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। पहला तो हमने देख ही लिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है, इसके अध्यक्ष भी हैं। तो पहला हमारे पास ये आ गया। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जो दूसरे सदस्य हैं, दूसरे सदस्य भी महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सभी सदस्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दूसरे सदस्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था और उनका नाम है डॉक्टर एन.के. सिद्धांत। तो दूसरे जो सदस्य हैं उनका नाम है डॉक्टर एन.के. सिद्धांत, और डॉक्टर एन.के. सिद्धांत जो है वो इस आयोग के सचिव हैं, इस आयोग के सचिव हैं। तीसरे जो हमारे पास सदस्य हैं इस आयोग के, तीसरे सदस्य, उन तीसरे सदस्य का नाम है, तीसरे सदस्य हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, इनका नाम भी आप अच्छे से फेमिलियर होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। चौथे सदस्य यहाँ पर मेघनाथ शाह हैं, जो भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक हुए थे। तो मेघनाथ शाह इसके चौथे सदस्य हैं। पांचवें जो सदस्य हैं इसके, पांचवें सदस्य इसके डॉक्टर के.एन. बहल हैं, डॉक्टर के.एन. बहल हैं। छठे जो सदस्य हैं ये ताराचंद हैं, ताराचंद है। आठवें सदस्य, इसके अगर आठवें सदस्य को देखें तो आठवें सदस्य इनके मुदालियर हैं। आगे मुदालियर आएंगे, मुदालियर आयोग आएगा आपके पास, ताराचंद समिति भी आएगी, तो मुदालियर हैं, इनका पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। तो 8 सदस्य तो इस तरीके से हो गए इसके, ठीक है। 7 सदस्य, सॉरी, 7वें सदस्य इसके मुदालियर हैं, ठीक है। तो 7 सदस्य तो हो गए हैं, 7 सदस्य तो हमारे पास हो गए इसके। अब यहां से मैंने केवल 7 सदस्यों का नाम लिखा है अभी। बाकी जो 3 और सदस्य हैं उनके बारे में एक छोटा सा फैक्ट जानना ये जरूरी है कि बाकी जितने सदस्य हैं, 3 सदस्य बच रहे हैं, 8वें नंबर के, 9वें नंबर के और 10वें नंबर के, वो तीनों सदस्य विदेशी सदस्य हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई जो राधाकृष्णन आयोग है, राधाकृष्णन आयोग में विदेशी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राधाकृष्णन आयोग में विदेशी सदस्यों की संख्या कितनी है? राधाकृष्णन आयोग में विदेशी सदस्यों की संख्या, कुल संख्या 3 है। तो जो पहले हैं, 8वें हैं जेम्स एफ डफ है, जेम्स एफ डफ है। उसके बाद जो 9वें सदस्य हैं आर्थर मॉर्गन है, आर्थर मॉर्गन है। और जो 10वें सदस्य हैं उनका नाम है टाइगर्ट। तो कुल जो सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर 10 है। आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सचिव कौन है? डॉक्टर एन.के. सिद्धांत है। कुल सदस्यों की संख्या 10 है, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 10 है। और जब विदेशी सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो विदेशी सदस्यों की संख्या कितनी है? विदेशी सदस्यों की संख्या 3 है। और इन तीनों के नाम तो आपको याद रखने ही रखने, बहुत समय है, इसलिए आपको फैक्चुअली करेक्ट रहना है। ये 3 सदस्य जो हैं, जेम्स एफ डफ है, आर्थर मॉर्गन है और टाइगर्ट है, इन तीनों के नाम तो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आयोग वो अध्यक्ष राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछ के थक गया है। अब वो थोड़ा सा डीप पहुंचेगा तो वहां पर हो सकता है कि वो सचिव का नाम पूछे, सचिव कौन थे, कुछ सदस्यों की संख्या भी वो पूछ चुका एक बार।
तो हो सकता है कि वो अब विदेशी सदस्यों की संख्या पूछे कि विदेशी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विदेशी सदस्यों की संख्या 3 है और उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जेम्स एफ डफ है, आर्थर मॉर्गन है और टाइगर्ट है। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि हो गई। और इस पृष्ठभूमि के बाद जब आयोग का गठन किया गया, तो आयोग के गठन के बाद आयोग ने अब ये तैयार करना था कि जब आयोग का गठन हो गया है तो आयोग लोगों से कैसे सुझाव ले, लोगों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि आयोग को भारतीय विश्वविद्यालयों का, ये भारतीय विश्वविद्यालय जो है उनका निरीक्षण करना था, जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है उसका निरीक्षण करना था। अब ये संभव नहीं था, आयोग में सदस्य केवल 10 थे और इन 10 सदस्यों के लिए संभव नहीं था कि वो हर विश्वविद्यालय में जाएं, हर विश्वविद्यालय हर प्रोफेसर और हर छात्र के पास पहुंचे। तो ऐसे में आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग एक प्रश्नावली तैयार की और उस प्रश्नावली को लगभग 1000 लोगों तक भेजा और उन 1000 लोगों में से लगभग 600 लोगों ने उस प्रश्नावली पे अपने उत्तर देकर, अपने जो प्रश्न पूछे गए थे प्रश्नावली में, उन प्रश्नों को पूछकर वापस भेजा। और अंत में आयोग ने इस सुझाव, जो प्रश्नावली थी उस प्रश्नावली के आधार पर और जो अन्य तरीके का जो अध्ययन किया गया था आयोग के द्वारा, उन अध्ययनों के आधार पर एक 747 पृष्ठ की एक रिपोर्ट तैयार की। 747 पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार की। 747 पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार की जो कि 15 अध्याय यानी कि 15 चैप्टर में, 15 अध्याय में बांटी गई थी। अब वैसे तो पृष्ठ पूछने का कोई तुक नहीं बनता है आयोग के द्वारा कि वो पृष्ठों की संख्या पूछे कि कितने पृष्ठ पे रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो वो कुछ भी पूछ सकता है और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि 747 पृष्ठ की संख्या भी पूछ सकता है। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो फिर वो 700 पृष्ठों की संख्या भी पूछ लेगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं आयोग में, कुछ क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो कि बिल्कुल इतने फैक्चुअल हैं कि आपको डीप में पढ़ने पड़ेंगे। तो फिर ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। 747 पृष्ठ की एक रिपोर्ट तैयार की। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने भागों में विभाजित था। तो ये पूरी जो रिपोर्ट थी ये 15 अध्याय या 15 भागों में या 15 चैप्टरों में विभाजित थी। तो 15 अध्याय तो याद रखना ही रखना है, 747 भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो 700 जो पूरी रिपोर्ट की 747 पृष्ठों की रिपोर्ट थी और उसको 15 अध्यायों में वर्गीकृत किया। और उसके बाद 25 अगस्त 1949 को, सॉरी 25 अगस्त 1949 को, 25 अगस्त 1949 को यह रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। तो इसमें 2 डेट आपको याद रखने हैं। पहली डेट कि आयोग का गठन कब किया गया था। आयोग का गठन कब किया गया था? आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था और लगभग 8-9 महीने बाद इस आयोग ने अपनी जो 747 पृष्ठों और 15 अध्यायों की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को 25 अगस्त 1949 को किसको सौंप दिया? भारत सरकार को सौंप दिया। तो ये मेन चीजें हैं, आपको डेट याद रखनी है 25 अगस्त 1949 और जो इससे पहले 4 नवंबर 1948 है, उन दोनों डेट को याद रखना है। ये तो हो गए हमारी यहाँ पे पृष्ठभूमि। अब इसके बाद हम आते हैं कि आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है, या आयोग के गठन के उद्देश्य क्या थे। तो आयोग का गठन का जो उद्देश्य था वो ये, जो मैंने आपको पृष्ठभूमि में भी बताया कि भारत में जो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था थी, उस ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था से बाहर आना इसका उद्देश्य था। जो मैकाले के द्वारा जो शिक्षा नीति तैयार की गई थी, भारत में केवल एक लिपिकों का वर्ग तैयार करने के लिए जो शिक्षा नीति तैयार की गई थी,
और जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को नुकसान पहुंचाने वाली जो शिक्षा नीति थी मैकाले की, उस शिक्षा नीति के प्रभाव से बाहर आना था और भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा को सहेजते हुए जो आधुनिक भारत की नींव रखे, ऐसी शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य अगर हम इसको दो उद्देश्यों में बांटें तो पहला मैकाले की शिक्षा नीति के प्रभाव से बाहर आना, शिक्षा नीति के प्रभाव से बाहर आना पहला इसका उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सुझाव देना जो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सुझाव देना जो भारत की परंपराओं और संस्कृति को सहेजते हुए आधुनिक भारत की नींव रखे, है ना। तो यहां पे कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं कि राधा कृष्ण आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था। तो वहां पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। मैकाले की शिक्षा नीति के प्रभाव से बाहर आना, पहला ऑप्शन। दूसरा, भारत की परंपराओं और संस्कृति को सुरक्षित रखना, उनका संरक्षण करना, तो ये भी ठीक है। तीसरा, आधुनिक भारत की नींव रखना, ये भी ठीक है। यानी कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सुझाव देना था जिसमें कि मैकाले की शिक्षा नीति के प्रभाव से भारतीय विश्वविद्यालय बाहर आ सके और इसके अलावा भारत की परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों की पुनर्संरचना करना, विश्वविद्यालयों का पुनर्संगठन करना। तो ये दूसरा उद्देश्य था आयोग के गठन के उद्देश्य हैं। यहाँ से इस आयोग के गठन के उद्देश्य से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है ताकि आपको आयोग की एक समझ बन सके आपके। क्योंकि अगर आपने ये देख लिया, अगर ये समझ लिया गठन के उद्देश्य क्या है, तो आगे आने वाले जो फैक्चुअल चीजें हैं वो फैक्चुअल चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। अगला है कि अब आयोग के जांच के विषय कौन कौन से थे। तो जो आयोग के जांच के विषय हैं उसको मैंने इस स्लाइड में बांटा है। तो वो सबसे पहला जो आयोग का जांच के विषय है वो था प्रशासन के बारे में, कि जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में प्रशासन की स्थिति क्या हो, इस पर इसकी भी जांच करनी थी। पहला जो जांच का विषय था वो प्रशासन था। दूसरा था विश्वविद्यालय का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से निर्मित हो, कैसे वो कार्य करे, इसके लिए भी फिर संगठन का निर्माण किया गया। तीसरा जो जांच का विषय था वो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की स्थिति क्या है, शिक्षकों का वेतन क्या है, वो कितने प्रकार में बांटे जाए, शिक्षकों को कितने स्तरों में बांटा जाए, है ना, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन कितने स्तरों में बांटा जाए, इसके बारे में भी जांच करनी थी विश्वविद्यालय के द्वारा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा या जो भारतीय शिक्षा आयोग है या जो राधा कृष्ण आयोग है, इसके द्वारा ये भी जांच की जानी थी कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें वित्त की स्थिति क्या है और वित्त की स्थिति के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। उसको ये भी जांच करनी थी कि भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रों की स्थिति व अनुशासन क्या है, छात्र किस स्थिति में है, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है, क्या वो अंग्रेजी के साथ सहज हैं या वो मातृभाषा में पढ़ाई करने को लेकर सहज हैं, इसको लेकर भी जांच होनी थी। पाठ्यक्रम को लेकर भी जांच होनी थी, ये भी जांच का विषय था।
इस आयोग का जांच का विषय पाठ्यक्रम को लेकर भी था, और फिर कि विश्वविद्यालयों में नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जाए या ना दी जाए, इस पर भी इस आयोग के द्वारा जांच की जानी थी। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम क्या हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि छात्र किस माध्यम में शिक्षा ग्रहण करें, वो अंग्रेजी माध्यम में करें या मातृभाषा में करें, ये भी जांच का विषय होना था। तो कुल मिला के 7-8 जांच के विषय थे, जिसमें प्रशासन के बारे में जांच की जानी थी कि प्रशासन की स्थिति अभी क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है, सुझाव या सुधार क्या हो सकते हैं, संगठन के बारे में कि अभी विश्वविद्यालयों का संगठन क्या है और इन संगठन को कैसे बदलाव के लिए तैयार किया जा सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाना था। तो ये 6-7 विषय हैं जो आयोग की जांच के विषय थे। अगला आता है हमारे पास, आयोग के जांच के विषय हमने देख लिए। इसके बाद अगला आता है हमारे पास आयोग के जो सुझाव है, आयोग के सुझाव क्या है। ठीक है, आयोग के सुझाव जब हम देखें, ठीक, अच्छा एक और जो जांच का विषय था, इससे पहले एक और जो जांच का विषय था, वो जांच का विषय ये था कि जो केंद्रीय सरकार से संबंधित शिक्षण संस्थान है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय हैं, और जो अन्य अखिल भारतीय जो शिक्षण संस्थान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं पर भी गौर करना था। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य अखिल भारतीय संस्थाएं हैं, है ना, विश्वविद्यालय के साथ साथ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, BHU है, विशेषकर BHU, इन पे खास ध्यान दिया जाना था। ये जो अन्य अखिल भारतीय संस्थाएं हैं, उनकी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना था। इसके अलावा जो छात्रों को जो पास है, छात्रों के लिए जो पास बनते हैं और जो ट्यूटोरियल मेथड है, उस पर भी बात की जानी थी। उन सबको हम आगे देखेंगे यहाँ पर। अब हम आयोग के सुझाव देखते हैं कि आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए हैं या आयोग के द्वारा किन किन सुझावों को दिया गया है। तो आयोग के जो सुझाव थे, वो सबसे पहला जो सुझाव था वो विश्वविद्यालय शिक्षा, वित्त एवं प्रशासन से संबंधित सुझाव था। जो पहला सुझाव था वो विश्वविद्यालय के प्रशासन, विश्वविद्यालय के प्रशासन, वित्त और जो शिक्षा है उससे संबंधित था कि प्रशासन की क्या स्थिति है, विश्वविद्यालय की क्या स्थिति हो और शिक्षा की क्या स्थिति हो, इससे संबंधित कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों में जो पहला सुझाव था वो ये था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, पहला, ठीक है। दूसरा, UGC जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसका गठन किया जाए, और जो विश्वविद्यालयों के जो अनुदान है उस अनुदान के लिए यहाँ पर सभी विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाई जाए। तो पहला जो कथन है, पहला कथन था हमारे पास, पहला जो कथन है वो है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। तो यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ भी है साइंस से इससे पहले कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था। तो जो विश्वविद्यालय जो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का जो सुझाव दिया था, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? राधा कृष्ण आयोग के द्वारा दिया गया था। वहां पे आपके पास ऑप्शन आएंगे, मुदालियर आयोग आएगा, राधा कृष्ण आयोग आएगा, है ना, आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग आएगा, कोठारी आयोग आएगा, यशपाल समिति का नाम आएगा। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो
इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करते जाने हैं और ये शुरू से ही आपको अपने माइंड में फैक्चुअल क्लियर रखने हैं। आयोग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्षेत्र है शिक्षण अभिरुचि की परीक्षा में। जो शिक्षण अभिरुचि का पेपर आता है 40 नंबर का, उसमें आयोग ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि किस आयोग ने क्या कहा। लेकिन उसका तरीका यह है कि आप जब किसी आयोग को पढ़ रहे हैं तो उस आयोग के जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उन महत्वपूर्ण सुझावों को हाईलाइट करें अपने नोट्स में भी और अपने दिमाग में भी, उसको हाईलाइट रखें उनको। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? ये राधाकृष्ण आयोग ने दिया था। दूसरा, इसने ये कहा कि यूजीसी के गठन का सुझाव दिया। यूजीसी के गठन का सुझाव दिया। यूजीसी के गठन का सुझाव दिया। तो अगर क्वेश्चन दूसरा बने कि यूजीसी के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया है, तो यूजीसी के गठन का सुझाव राधाकृष्ण आयोग के द्वारा दिया गया है। आगे हम यूजीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आगे आने वाले लेक्चर होंगे उसमें यूजीसी के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि यूजीसी का गठन का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था, तो वो कौन सा आयोग है? राधाकृष्ण आयोग है। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी सिफारिश राधाकृष्ण आयोग के द्वारा नहीं दी गई थी, तो वहां पर 3-4 सिफारिशें दे देंगे और एक ऐसी सिफारिश रख लेंगे जो कि राधाकृष्ण आयोग ने नहीं दी होगी, किसी दूसरे आयोग ने दी होगी। और तब वहां पर जैसे कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करना, यूजीसी के गठन का सुझाव और 1-2 और चीजें भी शामिल कर लेंगे और एक चौथा ऑप्शन दे देंगे जो इस आयोग से संबंधित ही नहीं हो। तो आपको सुझावों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और आपको लग सकता है कि आयोगों में पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि आप जितना इसको रिवीजन करते रहेंगे, अभी बहुत समय है स्क्रीनिंग की परीक्षा में, जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक आप इसको ध्यान में रखें और इसको बहुत अच्छे से अपने पॉइंट को, अपने नोट्स को सिनॉप्सिस में बदलने की कोशिश करिए, छोटे छोटे शॉर्ट्स फॉर्म में बदलने की कोशिश करिए। तो यूजीसी के गठन का सुझाव दिया है। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसने ये कहा कि भाई जो महाविद्यालय हैं, महाविद्यालयों का जो प्रबंधन है या महाविद्यालयों का जो प्रशासन है, उसका जो प्रशासन है उसका प्रबंधन महाविद्यालयों की प्रबंध समिति करे। जो संबंध महाविद्यालय है ना, जो संबंध महाविद्यालय हैं, जो संबंध महाविद्यालय हैं, संबंध महाविद्यालयों का प्रबंधन उनकी प्रबंध समितियां करें। किनकी? जो कि महाविद्यालय हैं। उसने ये कहा कि भाई इनका प्रशासन विश्वविद्यालयों को देखने की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रशासन कौन देखे? उन्हीं की प्रबंध समितियां देखें। तो प्रबंधन उनकी प्रबंध समितियां करें। यानी कि जो महाविद्यालय हैं, महाविद्यालयों को लेकर इसने ये कहा कि जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों से कई सारे कॉलेज एफिलेटेड रहते हैं, एफिलिएशन ले रखा होता है। जैसे यूटीयू है ना, उत्तराखंड जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो एचएनबी है, एचएनबी के साथ, एचएनबी तो मुख्य विश्वविद्यालय है, लेकिन देहरादून के ही कई सारे कॉलेज वो एचएनबी से एफिलिएटेड हैं, उनका एचएनबी से एफिलिएशन ले रखा है, या श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएशन ले रखा है। तो ये जो एफिलिएशन ले रखा है, तो जो मेन यूनिवर्सिटी हो गई वो तो एचएनबी हो गई या श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय हो गया, लेकिन उससे संबंधित जो महाविद्यालय हैं, है ना, महाविद्यालय यानी कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उन डिग्री कॉलेजेस आयोग ने कहा कि जो डिग्री कॉलेज है उनका प्रशासन, उनका प्रबंधन विश्वविद्यालय ना देखें, है ना, बल्कि उन्हीं जो महाविद्यालय की जो प्रबंधन समितियां हैं वो स्वयं यहाँ पर महाविद्यालयों का प्रबंधन देखें। तो ये तो विश्वविद्यालय के प्रशासन, वित्त और शिक्षा से संबंधित हो गया ये सुझाव। ये 3 महत्वपूर्ण सुझाव हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, यूजीसी के गठन का सुझाव दिया, और जो संबंध महाविद्यालय हैं उनका प्रबंधन उनकी स्वयं की प्रबंध समितियां देखें, इस बात पर भी जोर दिया गया। अगला जो दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो सुझाव था वो था
कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य क्या हो। तो दूसरा सुझाव यहां पर विश्वविद्यालय की शिक्षा के उद्देश्य को लेकर दिया गया कि भाई विश्वविद्यालय की शिक्षा के उद्देश्य क्या हो, इस बात का सुझाव दिया गया। और इस बात पर क्या सुझाव दिया गया आयोग के द्वारा, उसको भी जरा सा समझते हैं। पहला तो यह सुझाव दिया कि हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से एक नेतृत्व वर्ग को तैयार करना है। जो पहला सुझाव था वो ऐसा सुझाव था कि हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पहला जो उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा का वो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से एक नेतृत्वकर्ता वर्ग को तैयार करना है। तो ये पहला उद्देश्य था, विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। तो इसके संबंध में सुझाव, पहला सुझाव ये था कि हमें एक नेतृत्वकर्ता वर्ग को तैयार करना है, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो। दूसरा था समानता व बंधुता को बढ़ावा देना। समानता, बंधुता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करना, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य समानता को बढ़ाना, बंधुता को बढ़ाना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाना था। अगला जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो था वो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का ही जो उद्देश्य है वही अगला इसका उद्देश्य था कि जो हमारी प्राचीन, तीसरा जो था वो प्राचीन संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना, यानी कि हमारी जो विश्वविद्यालय शिक्षा हो, उस विश्वविद्यालय शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारी प्राचीन संस्कृति और गौरव का संरक्षण तो करना ही करना है और साथ ही साथ उसका संवर्धन भी करना है। और अंत का जो शिक्षा का उद्देश्य था वो जीवन और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय बैठाना। तो ये संरक्षण के साथ साथ संरक्षण और संवर्धन करना भी था। संरक्षण और संवर्धन करना, संरक्षण और संवर्धन करना, संरक्षण और संवर्धन करना। और जो चौथा था वो जीवन और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय बैठाना, ये इसका चौथा उद्देश्य है। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य है। अब इसमें एक बस मैं आपको इस अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। जो तिथियां हैं, सबसे पहले तो किसने सुझाव दिया था, राधाकृष्ण आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया है, तो सुझाव किसके द्वारा दिया गया, इसको मैं एक बार कंक्लूड कर रहा हूं जो हमने अभी तक पढ़ा है। सुझाव कैब और IUBE ने दिया था, इन दोनों ने दिया था। दूसरा हमें पता है कि कैब का गठन कब कब हुआ था, तो कैब का गठन पहला जो हुआ वो 1920 में हो रहा है। उसके बाद 1923 में इसे बंद किया जा रहा है और 1935 में इसे फिर से संचालित किया जा रहा है।
इसके अलावा IUBE का गठन कब हुआ? तो IUBE का गठन 1925 में हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो राधाकृष्ण आयोग है, राधाकृष्ण आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? 10 है। और इस 10 में से 7 सदस्य जो हैं वो भारतीय हैं और 3 सदस्य कौन है? 3 सदस्य विदेशी हैं। और उन 3 सदस्यों के नाम आर्थर मॉर्गन, जेम्स एफ डफ और टाइगर्ट हैं। ये 3 सदस्य यहाँ पर विदेशी हैं, बाकी 7 सदस्य भारतीय हैं। अध्यक्ष कौन है इसके? तो अध्यक्ष आपको नाम पता है, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम राधाकृष्णन आयोग रखा गया। और जो सचिव हैं, यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सचिव कौन है? डॉक्टर NK सिद्धांत। ठीक है, तो सचिव का भी आपने यहाँ पर नाम याद रखना है। सचिव कौन है? सचिव इसके डॉक्टर NK सिद्धांत है। सचिव डॉक्टर NK सिद्धांत है। तो ये हमारे पास एक जिस्ट है अभी तक को जितना हमने पढ़ा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।